हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे, है ना। पार्ट 1 में हमने आधा कर लिया था और आधा हम इस में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स 5 से 10 अक्टूबर का बहुत है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वीडियो एक्सीड कर जाए, शायद पार्ट 3 बनाना पड़ जाए, बट कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारा करंट अफेयर्स है वो इसी सेशन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। डॉर्नियर DO 228। ठीक है, DO 228। ये क्या है? ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो देखिए, इंडिया हम जानते हैं ना, एक एक रैपिड स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है ना। और ये ग्रोथ जो है आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपनी इस तरक्की के सफ़र में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है। अगर मैं बात करूँ एक एविएशन फील्ड की, तो इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने में भी अग्रणी है। दुनिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ पर है, फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है। इसके अलावा हम फाइटर जेट भी बना रहे हैं, है ना। तेजस हमारा मेड इन इंडिया फाइटर जेट है। बट एविएशन के फील्ड में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान बनाने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, है ना, जो सवारियों को लेके जाते हैं, उनको बनाने में अभी भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे पूरी तरीके से। ठीक है, हम विदेशों से ही अपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको खरीदते थे। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया ने विकसित किया है अपना पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, है ना। आर्मी के लिए किया गया है, वैसे साइज़ में नहीं है, जैसे आप देखते हो जो फ्लाइट्स वगैरह आती हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, उतने साइज़ का नहीं, थोड़ा साइज़ में छोटा है ना। इसलिए इसको इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया। ठीक है, और इसका नाम DO 228 है। इसे डॉर्नियर 228 भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्या है DO 228? यह भारत का पहला स्वदेशी परिवहन हवाई जहाज है। ठीक है, इसे डॉर्नियर 228 भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में इसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो बड़ा नहीं है ना, लेकिन इतना छोटा स्टेप भी नहीं है, एक पहला स्टेप है एक फुल फ्लैश ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के फील्ड में। ठीक है, तो जब भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री आएगी, जब एक साल, जब ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, आज से लगभग 20-30 साल बाद, है ना, और कई हमारी जो पुश्तें हैं, हमारी जो बच्चे हैं, वो जब किताबों को उठा के देखेंगे और एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? डॉर्नियर 228 भारत द्वारा विकसित किया गया, है ना। अभी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आगे चल के क्या बन जाएगा? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में। तब ऐसे पूछा जाया करेगा कि भारत द्वारा बनाया गया पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा था? तो डॉर्नियर 228 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
चलिए, ठीक है। अभी हाल ही में एक स्टेट है और उसने अपनी जुडिशियल सर्विस में EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, जो अभी तक नहीं थी। ठीक है, अभी तक इंडिया में कहीं नहीं है। ठीक है, जुडिशियल सर्विस में तो 10% रिजर्वेशन EWS को किस में दिया गया है? जुडिशियल सर्विसेज में दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। कौन सा स्टेट है? हाल ही में किस राज्य ने ठीक है, किस राज्य ने अपनी न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों हेतु 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। ठीक है, ये स्टेट है बिहार। ठीक है, तो बिहार ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने अपनी न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि रिलायंस जियो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एक भारतीय क्रिकेटर को, पूर्व भारतीय क्रिकेटर को। क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को रिलायंस जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, कौन है ये क्रिकेटर? ये हैं हमारे पूर्व कैप्टन कूल। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, चलिए ई कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, तो
शायद आप लोगों के लिए ये वर्ड नया हो, बट बहुत से लोगों के लिए वर्ड बहुत पुराना है। ई कैबिनेट सिस्टम मतलब ई कैबिनेट, ईमेल यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ है ना। तो ई कॉमर्स की जब बात करते हैं, है ना, तो कॉमर्स मतलब खरीदना बेचना, है ना। ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू, ई जहाँ लगा होता है इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू खरीदना बेचना ही क्या है, ई कॉमर्स। अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, ई कॉमर्स। ठीक है, OLX पे गाड़ी बेच रहे हो, ई कॉमर्स। Car24 पे गाड़ी बेच रहे हो, ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू क्या है, खरीद बेच करना है। इसी तरह ई कैबिनेट होता है ना। इंटरनेट के थ्रू अपनी जो कैबिनेट है, अपने राज्य की, अपने देश की, उससे इंटरेक्ट करना, उसको अपनी समस्याओं को बताना। ठीक है, यही होता है ई कैबिनेट सिस्टम। तो ये बहुत पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, है ना, और सभी राज्यों को बोला था कि भाई सारे राज्य जो हैं वो ई कैबिनेट सिस्टम को, है ना, अपने अपने देश, अपने अपने राज्य में लागू करें। तो 2-3 स्टेट ने किया भी। ठीक है, 3 स्टेट ने किया था, उत्तर प्रदेश ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है और केरला ने किया था। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक स्टेट ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला चौथा प्रदेश बन गया है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? हाल ही में कौन सा प्रदेश ई कैबिनेट सिस्टम को मंजूरी, ठीक है, मंजूरी नहीं, लागू रखते हैं यहाँ पे, को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। बन गया है, बन गया है। ठीक है, चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा चौथा राज्य बन गया है ना, ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला। चलो, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ठीक है, पुलिस का भी एक, है ना, विज्ञान होता है, क्योंकि वो भी, है ना, मॉडर्न टेक पे चलती है, वो भी रिसर्च पे चलती है, वो भी थ्योरीज पे चलती है कभी कभी। ठीक है, तो उसी सबको डिस्कस करने के लिए ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन हर साल किया जाता है। ठीक है, इस साल ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में या किस जगह पर हुआ? ठीक है, हाल ही में इस स्थान पर 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, किस राज्य में? ठीक है, किस स्थान पर? तो ये जगह है देहरादून। देहरादून जो कि है उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, अपनी अपनी घोषणाएं कर रही हैं। प्लस जिन पॉलिटिकल पार्टियों की कुछ राज्यों में सरकारें हैं, तो उन राज्यों में जो नई नई स्कीम्स हैं वो भी लागू की जा रही हैं। जैसे कि भी हमने पढ़ा था कि बिहार ने 10% आरक्षण दिया है किनको,
जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, किस क्षेत्र में, है ना, न्यायिक क्षेत्र में। ठीक है, ई कैबिनेट सिस्टम लागू कर रहा है ना, कौन, त्रिपुरा। ठीक है, इसी तरह एक राज्य ने हाल ही में अपने प्रदेश की महिलाओं को, अपने प्रदेश की महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में 35%, 35% आरक्षण दिया है। ठीक है, केवल एक डिपार्टमेंट है जिसको एग्जम्प्ट किया गया है, वो डिपार्टमेंट है वन क्षेत्र, यानी कि वन क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, वन विभाग को छोड़कर सारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है। किस राज्य ने ऐसा किया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा, किस राज्य द्वारा अपनी प्रदेश की महिलाओं हेतु 35%, महिलाओं हेतु सभी प्रादेशिक नौकरियों में 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे वन विभाग को छोड़कर। छोड़कर, छोड़कर को छोड़कर, वन विभाग को छोड़कर। कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 35% आरक्षण की व्यवस्था की है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट, चलिए, और साल के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है, जिनका नाम है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 10 में से 9 एग्जाम, 10 में से 9 एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से सवाल आता है, क्या समझे? ठीक है, ये साल का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो इसकी इन एंड आउट स्टडी आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं चिकित्सा, चिकित्सा, दूसरा
रसायन, तीसरा भौतिकी, चौथा शांति। ठीक है, शांति। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका कौन सा है, इकोनॉमी और लिटरेचर। ठीक है, अर्थशास्त्र और छठा क्या है, साहित्य। ठीक है, कुल मिला के 6 क्षेत्रों में, ठीक है, ये अवार्ड जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इस साल का जो चिकित्सा का अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ठीक है, तो 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया है। इनका नाम है, एक का कैटलिन करीको, ठीक है, एवं ड्रू वाइजमैन। ठीक है, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। रसायन का ये जो अवार्ड है, रसायन विज्ञान का, रसायन का अवार्ड दिया गया है माओंगी, लुइस और अलेक्सी, 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, माओंगी, लुइस और अलेक्सी। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, माओसी, लुइस, अलेक्सी, 3 पर्सन है ये अलग अलग। ठीक है, एक महिला है इन्होंने, ठीक है, और 2 पुरुष हैं। ठीक है, नाम इनके काफी है ना टिपिकल है, तो हम 3 को याद रखेंगे, माओंगी, लुइस, अलेक्सी। इनको मिला है रसायन का। ठीक है, और फिजिक्स का किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है फिजिक्स का। ठीक है, इनमें से कौन है? एक पियरे पियरे फ्रैंक एवं एनी। पियरे फ्रैंक एनी को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इन 3 अवार्ड ये थोड़े टिपिकल है ना, इनको एक बार करेंगे दोबारा से। चिकित्सा का अवार्ड कैटलिन करीको, ड्रू वाइजमैन। रसायन का माओंगी, लुइस, अलेक्सी। भौतिकी का पियरे फ्रैंक और एनी। ठीक है, शांति का ये पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? शांति का पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है शांति का पुरस्कार इस बार। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी कौन है? ईरान की एक महिला है। ठीक है, और ईरान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट है ना, और एंटी जो रिलीजियस लीडरशिप है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इन्हीं को श्रेय जाता है इस प्रोटेस्ट को लीड करने का, भी जेल में है। ठीक है, लेकिन इनको ये अवार्ड दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। क्लाउडिया गोल्डन, क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है, और साहित्य का जो अवार्ड है साहित्य का, ठीक है, ये दिया गया है जॉन फोज को। जॉन फोज को, ठीक है, जॉन फोज को दिया गया है। ठीक है, 3 तो हमें याद होनी चाहिए, नीचे के इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी जो याद तो हमें 6 रखे जाने, बट ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। शांति का किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अर्थशास्त्र का किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। साहित्य का किसको दिया गया है? जॉन फोज को दिया गया है। चिकित्सा कैटलिन करीको और ड्रू वाइजमैन। ठीक है, रसायन का माओंगी, लुइस और अलेक्सी को दिया गया है। भौतिकी का पियरे फ्रैंक और एनी को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इस नोबेल पुरस्कार को। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्य जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें जान लेने चाहिए। ठीक है, क्या तथ्य हैं? विषय में तथ्य,
नोबेल पुरस्कार के विषय में तथ्य। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, कौन देता है ना, ये सब जानते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं, नोबेल पुरस्कार है ना, इसके नाम में नोबेल लगा हुआ है। ठीक है, तो इन पुरस्कारों का नाम रखा गया है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। ठीक है, क्यों दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ठीक है, उनकी याद में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। ठीक है, अब ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल वही व्यक्ति थे, अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ी हो फिजिक्स में, तो उसमें लिखा हुआ है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट, है ना, बम वगैरह बनाया जाता है ना आजकल, है ना, उसका इस्तेमाल, है ना, किया था। तो जब इन्होंने ये आविष्कार किया, ये बनाया डायनामाइट को, तो ये बहुत खुश थे, है ना। इन्होंने कहा कि रिवोल्यूशन कर दी मैंने और एनर्जी का एक नया सोर्स बनाया। ठीक है, बट क्या हुआ कि जब इन्होंने ये खोज की, उसके 10 साल बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, और मारे जाने की वजह क्या थी, डायनामाइट। ठीक है, पहले के युद्धों में क्या होता था, है ना, लोग हाथी घोड़े पे आते थे, तलवार से लड़ते थे, तो एक आदमी एक बार में एक ही पर्सन को मार पाता था। बट डायनामाइट ने क्या किया कि एक आदमी एक बार में 100 लोगों को मारने में कैपेबल हो गया। ठीक है, और अगर बंदूक में इस्तेमाल हो रहा था तो एक आदमी एक को मारने में कैपेबल हो गया, है ना। तो आप कहेंगे ये तो पहले भी हो रहा था, हाँ पहले भी हो रहा था, बट जब तलवार से मुकाबला होता था तो क्या होता था, एक चांस होता था दोनों के पास, है ना, एक दूसरे को डिफेंड करने का। लेकिन जो बंदूक थी वो तो डिफेंस का चांस ही नहीं दे रही थी, दुश्मन देखा उड़ा दिया। ठीक है, तो ये बहुत निराश हुए कि यार ये क्या बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो इनसे आविष्कार हो गया और उससे जो नुकसान हुआ उसके प्रायश्चित के लिए इन्होंने जो डायनामाइट से कमाई हुई राशि थी उसको एक बैंक में जमा कर दिया, और इन्होंने बोला कि मेरे मरने के बाद, ठीक है, इस राशि यानी कि इस पैसे से प्राप्त होने वाले ब्याज को हर साल ऐसे लोगों को पुरस्कार में दिया जाए जिन्होंने मानवता के लिए कुछ किया है, चाहे चाहे वो भौतिकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो रसायन के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो उन्हीं के ना उसी उनकी मौत के बाद इन अवार्ड्स को शुरू किया गया, और पहले नोबेल पुरस्कार कब दिए गए, कब दिए गए, 1901 में। ठीक है, और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, पहले प्राप्तकर्ता, ठीक है, मैरी क्यूरी। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक तथ्य हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इस महीने का नेक्स्ट कंक्लूडिंग इंसिडेंट, और वो है एशियन
गेम्स। ठीक है, शुरू ये सितंबर में ही हो गए थे, बट 2 अक्टूबर में, ये 8 अक्टूबर को ये समाप्त हुए हैं एशियन गेम्स। ये भी इस साल के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं, इससे भी सवाल बन सकता है। तो एशियन गेम्स है ना, हर 4 साल में एक बार ये एशिया के किसी न किसी देश में होते हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, इनके बारे में अगर कुछ तथ्यों की बात करें तो तथ्य, पहले एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स कब कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में। ठीक है, कब हुए थे, 4 to 11 मार्च 1951 में। ठीक है, ठीक है। भारत अब तक कितनी बार एशियन गेम को होस्ट कर चुका है, ठीक है, तो भारत अब तक 2 बार इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, कब कब की है, 1951, 1980, 1982। ठीक है, तीसरा, सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स को होस्ट करने का क्रेडिट, मेजबानी करने का क्रेडिट किसको जाता है, सबसे ज्यादा एशियन गेम्स किसने होस्ट किए हैं, सबसे ज्यादा एशियन गेम्स होस्ट करने का रिकॉर्ड बैंकॉक, थाईलैंड के नाम है, ठीक है। 4 बार 1966, 1977, 1987 और 1988 में इन खेलों को आयोजित किया गया। ठीक है, 2018 के जो खेल हैं, 2018 के खेल हैं, 2018 के एशियन गेम्स किसने होस्ट किए थे, 2018 एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता में हुआ था। जकार्ता में हुआ था। ठीक है, एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, जकार्ता में हुआ था। चलिए, ये हो गया इसके बारे में तथ्य। अब एशियन गेम्स अगर 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या डेवलपमेंट है ना, तो आप देखोगे किसने होस्ट किया एशियन गेम्स 2023, मेजबान। ठीक है, तो मैंने आपको देखो जब भी मेजबान की बात करी होगी तो मैंने शहर का नाम लिखा हुआ, देश का नहीं, क्योंकि एशियन गेम्स को होस्ट कौन करता है, एशियन गेम्स को होस्ट करता है हमेशा एक शहर। तो इस बार किसने किया था, हांगझू, चीन, हांगझू चीन ने इस बार एशियन गेम्स को होस्ट किया। ठीक है, इसके अलावा 40 खेल हुए। ठीक है, और 681 स्वर्ण पदकों के लिए क्या हुई, प्रतिस्पर्धा हुई। ठीक है, इसके अलावा भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने पहली बार, ठीक है, भारत ने 107 मेडल जीते हैं,
107 मेडल जीते हैं। ठीक है, मेडल टैली में भारत कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, चलो पहले एक बात जान लेते कौन कौन से कितने कितने। तो जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य है ना, ब्रॉन्ज है। ठीक है, मेडल टैली में भारत कौन से नंबर पे रहा? चौथे पे। पहले पे कौन रहा? चीन। दूसरे पे कौन रहा? जापान। तीसरे पे साउथ कोरिया। ठीक है, चौथे पे भारत। चीन ने कितने मेडल जीते टोटल? 383 मेडल, यानी कि जितने मेडल टोटल थे उनका आधा से ज़्यादा। ठीक है, जापान ने कितने जीते? 189। साउथ कोरिया ने कितने जीते? 190। और भारत ने कितने जीते? 107। अब आप देख रहे होगे जापान के कम है फिर भी नंबर 2 पे, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल उन्होंने ज़्यादा जीते हैं, इसलिए से उनका काउंट जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस बार के जो एशियन गेम्स थे उनकी मेडल टैली थी और इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आपका ये करंट अफेयर्स है 5 से 10 अक्टूबर का पूरा फुल फ्लैजेडली हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलेंगे अगले वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।